ओके। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड विद द डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। ये टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको भी कुछ जो चीज़ें आउटलाइन हैं कि आप इस क्वेश्चन को अगर बिल्कुल एक्सटेंसिव क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कैसे पूछा जा सकता है उसके बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कंट्रोल। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड हाउ कैन वी कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। या फिर डिफरेंस आ सकता है बिटवीन एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। इसी तरह से बिटवीन द एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, रीफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, किसी दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस। जो इसकी हेडिंग जो मेन हम डिस्कस करेंगे हमारी बुक में, ये ऐसे ही रैंडमली डिस्कस हुआ है पूरे का पूरा। हम इसको थोड़ा-सा एक तरतीब के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मेन हेडिंग हमारी, जब भी अगर आपको पेपर में ये पूछा जाता है राइट अ नोट ऑन लॉन्ग क्वेश्चन, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये रिसेंट कॉज है दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू है डिफॉरेस्टेशन। और जितनी भी ये तब्दीलियाँ हो रही हैं, मौसमियाती तब्दीलियाँ, उनका ज़्यादातर जो उसकी मेन रीज़न यही एक प्रॉब्लम है और उसकी भी जो रूट काज़ है वो ह्यूमन पॉपुलेशन ही है। तो एक्सटेंसिव क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपकी मेन हेडिंग होगी डिफॉरेस्टेशन। वो डिपेंड करता है कि आपसे पूछा किस स्टाइल से गया है। अगर तो आता है राइट ए नोट ऑन डिफॉरेस्टेशन तो मेन हेडिंग डिफॉरेस्टेशन रहेगी। इसको हम डिफाइन करेंगे। बुक में भी डेफिनेशन है और आसान डेफिनेशन और एक बेसिक कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करेंगे कि डी, ए और री में बेसिक फ़र्क कहाँ पर आ रहा है और फॉरेस्टेशन है क्या चीज़? कॉजेज़ इसकी बताएँगे। बायोलॉजी में कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी डेफिनेशन होती है, उसकी कॉजेज़ बताई जाती हैं, फिर उसके इम्पैक्ट बताए जाते हैं और उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। इम्पैक्ट मीन इफेक्ट्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन? हर हेडिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन है। बट हाउ कैन वी कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन? क्योंकि थोड़े से अब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएँगे तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ कैन वी कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन? तो बच्चे अपनी तरफ से बहुत सी लिखते हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट टू द पॉइंट 1-2 चीज़ें जो एफ़ॉरेस्टेशन और रीफ़ॉरेस्टेशन, हम उस पर जाएँगे। और कंक्लूड हम करेंगे इस टॉपिक को, वो भी कंक्लूजन बुक में भी दिया हुआ है कि फाइनल इस टॉपिक से हमें क्या चीज़ समझ में आई है। तो इससे पहले तो हम ये तीनों टर्म, चूँकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 3 टर्म्स हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन, एफ़ॉरेस्टेशन और रीफ़ॉरेस्टेशन। अगर आप इन कांसेप्ट को समझ जाएँगे तो फिर आपके लिए डेफ़िनेशन करना मुश्किल नहीं होगा, मतलब लिटरल मीनिंग से आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। असल में ये टर्म जो है, चाहे वो डिफ़ॉरेस्टेशन है, चाहे रीफ़ॉरेस्टेशन है, चाहे एफ़ॉरेस्टेशन, वो एक मेन टर्म जिसको हम फ़ॉरेस्टेशन कहते हैं, इसके साथ वर्ड लगाकर बनाई गई है। फ़ॉरेस्टेशन के साथ वर्ड हम डी लगा देंगे, तो उसको हम कह देंगे डिफ़ॉरेस्टेशन। उसके साथ हम ए वर्ड लगा देंगे तो एफ़ॉरेस्टेशन। उसके साथ आपने वर्ड डी लगाया तो डिफ़ॉरेस्टेशन होगी और उसके साथ वर्ड री लगा दिया तो रीफ़ॉरेस्टेशन। तो फ़ॉरेस्टेशन होता क्या है? जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था व्हाट आर फॉरेस्ट। किसी बच्चे को उसके बारे में आइडिया हो कि फॉरेस्ट क्या होते हैं? व्हाट आर फॉरेस्ट? जंगल। साइंटिफिकली आप कैसे डिफाइन करेंगे फॉरेस्ट? वो वाइल्ड लाइफ है। एनी इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज इज कॉल्ड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के लिए ट्रीज का आना जरूरी है। तो जहाँ कोई भी इकोसिस्टम या माहौल का कोई भी पार्ट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट कह सकते हैं, क्योंकि हमने इकोसिस्टम को ज़्यादा पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, सम मेजर इकोसिस्टम, तो उसमें से फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो इकोसिस्टम दैट इज डोमिनेटेड बाय ट्रीज, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको पता नहीं चाहिए। कहीं कल आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं। बिल्कुल जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो बेसिक कंसेप्ट ही पूछता हूँ कि बच्चे के बेसिक कंसेप्ट क्लियर भी हैं कि नहीं है। रट्टा लगाकर बच्चे बहुत ज़्यादा नंबर, एक हज़ार हज़ार नंबर लेके आ रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कंसेप्ट उनको समझ नहीं होता कि फॉरेस्ट है क्या चीज़। मैं आम मानी में सर जंगल को कहते हैं, वो तो उर्दू में आपने उसका तर्जमा बता दिया, फॉरेस्ट इज कॉल्ड जंगल। तो ये जो फॉरेस्ट क्या है, इसका साइंटिफिकली हम इसको कैसे डिफाइन करें? तो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी आपको उसकी डेफिनेशन पता आना चाहिए।
तो फॉरेस्ट इज एनी इकोसिस्टम दैट इज डोमिनेटेड बाय वुडी ट्रीज, यानी दरख्त उसमें डोमिनेट करते हैं जी। ऐसा नहीं कि एक दो दरख्त हों तो वो फिर फॉरेस्ट नहीं कहलाएगा। वो डिपेंड करता है कि उसमें बाकी अगर एक दो दरख्त हैं, बाकी डेजर्ट है, तो वो डेजर्ट ही रहेगा। एक दो उसमें फॉरेस्ट है, बाकी सारे ग्रासेस हैं, तो उसको हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम कहते हैं, जिसको हमने पढ़ा था सवाना ग्रासलैंड की एक टाइप है। डोमिनेटेड बाय, उसमें होंगे डोमिनेट तो ग्रासेस ही करेंगे, लेकिन उसमें कुछ वुडी ट्रीज भी होंगे। बट जहाँ डोमिनेट वुडी ट्रीज करेंगे, यानी सबसे ज्यादा वहां पर वेजिटेशन आपको ट्रीज की मिलेगी। अब अगर हम फॉरेस्टेशन, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। अगर कुदरती तौर पर कहीं फॉरेस्ट लग रहे हैं तो उसको हम सक्सेशन कहते हैं। तो फॉरेस्ट का मतलब क्या है? कम्युनिटी। फॉरेस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए कम्युनिटी यार इकोसिस्टम हमने पढ़ा है, और बायोम। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक बेस्ट एग्जांपल कम्युनिटी की है। अगर वो लार्ज रीजनल कम्युनिटी है तो वो बायोम भी बन जाता है, और उसको अगर हम इन्वायरमेंट के साथ स्टडी करते हैं तो वो इकोसिस्टम भी कहलाएगा। तो इसलिए हम किसी भी इकोसिस्टम का नेचुरली बनना, और बिलखसूस अगर वहां पर ट्रीज कुदरती तौर पर उग रहे हैं तो वो सक्सेशन है। और उसको भी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा था। पहली बार अगर ट्री कहीं लग रहे हैं तो वो प्राइमरी सक्सेशन है, और एक बार फॉरेस्ट फायर हुई, कहीं तूफान आया, दरख्त सारे तबाह हो गए और दोबारा से फॉरेस्ट वहां बन रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। ये ज्यादातर आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है, यानी मसनूई है। जैसे छांगा मांगा का फॉरेस्ट है, जैसे केपी के अंदर दोबारा से नए फॉरेस्ट लगाए गए। तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एज फॉरेस्टेशन, ह्यूज एक बड़े रकबे पर। तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एज फॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मीन फॉरेस्ट लगाना। फॉरेस्ट क्या? ट्रीज को कहते हैं। तो ये लार्ज प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड एज फॉरेस्टेशन। यानी बड़े एक दो दरख्त लगाने को हम फॉरेस्टेशन नहीं कह सकते। एक बहुत बड़े कई किलोमीटर एरिया पर अगर आप बहुत ज्यादा ट्रीज लगा रहे हैं तो उसको हम फॉरेस्टेशन कहेंगे। तो पहली बात यह है कि किसी भी जगह पर फॉरेस्ट बनाना, फॉरेस्ट लगाना, उसको हम फॉरेस्टेशन कहेंगे। और वहां से आगे टर्म निकली है। एक बार फॉरेस्ट लग गई, आप देखेंगे फॉरेस्ट के बिल्कुल नीचे मैंने लिखा डिफॉरेस्टेशन, और वहां अगर उसकी आप डायग्राम पर नोट करें तो सारे दरख्त काटे हुए पड़े। डी का मतलब होता है रिमूव कर देना, यानी वो जो आपने लगाए थे फॉरेस्ट उसको वापस खत्म कर दिया आपने, काट दिए सारे, गिरा दिए, बुलडोज कर दिए, किसी भी मकसद के लिए। चाहे वो आप क्रॉप्स वहाँ पर खेत उगा रहे हैं, चाहे आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, चाहे आप वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं, या वैसे ही उनको आप जलाने के लिए। तो रिमूवल मीन डी, फॉरेस्टेशन मीन फॉरेस्ट। तो रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, शॉर्टकट डेफिनेशन। अब अगर आपने रिमूव कर दिए, क्यों किए, इसकी वजूहत क्या है, ये हमारा मेन टॉपिक है। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स एंड इट्स कंट्रोल। हाँ, आपने डिफॉरेस्टेशन कर दी तो फिर इसको कंट्रोल करना जरूरी है। कंट्रोल कैसे करेंगे? हम वापस फॉरेस्ट लगाएंगे। अब वापस कहाँ फॉरेस्ट लगाएंगे? एक तो वही एरिया है जहां पर आपने फॉरेस्ट काटे थे और वापस वहां पर लगा रहे हैं, तो दोबारा काम करने को कहते हैं री। एक बार तो आपने पहले फॉरेस्टेशन कर दी थी, फिर किसी ने काट दिए, तो वो डिफॉरेस्टेशन होगी। अब वहां पर दोबारा फॉरेस्ट लगाएंगे तो वो री होगी। दोबारा, री का मतलब होता है दोबारा से। तो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ज्यादा बेटर टेक्निकल टर्म अगर हम देखें, स्टैब्लिशमेंट। स्टैब्लिशमेंट मीन कायम करना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्टेशन। रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट ऑन अ एरिया अगेन, दोबारा लगाना। लेकिन क्यों दोबारा लगाएंगे? पहले खत्म हुए होंगे तो दोबारा लगाएंगे ना। Establishment of forest on a area where forest was present and removed is called the reforestation। दोबारा फिर हम कुछ एरिया ऐसे भी चुनते हैं जहां पर पहले कभी फॉरेस्ट थे ही नहीं, हम चाहते हैं कि वहां पर भी फॉरेस्ट लगा जाए। ए का मतलब होता है एब्सेंट। कॉलेज में शुरू में आपको बताया कि वर्ड ए किसी के साथ लग जाए तो उसकी नफी कर देता है। जैसे सेक्सुअल से ये सेक्सुअल हो जाता है। तो ए का मतलब होता है वहां पर फॉरेस्ट पहले एब्सेंट थे, यानी कभी भी फॉरेस्ट नहीं थे, है ही नहीं, तो फिर डिफॉरेस्टेशन वहां पर नहीं होगी। लिहाजा डिफॉरेस्टेशन के बाद हमेशा रिफॉरेस्टेशन होगी। लेकिन फॉरेस्टेशन जो फर्स्ट टाइम आपने की है तो वो क्या होगी? ए फॉरेस्ट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जस्ट फॉरेस्टेशन। Establishment of a forest at an area where forest was removed
जहाँ फॉरेस्ट आपने खत्म कर दिए थे, इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट ऑन अ एरिया वेयर नो फॉरेस्ट वाज प्रेजेंट अर्लियर, यानी कोई फॉरेस्ट पहले मौजूद नहीं थे, दिस कॉल्ड एफॉरेस्ट। एफॉरेस्टेशन थोड़ी मुश्किल होती है कि वहाँ जगह ही ऐसी होगी, मे बी वहाँ पर पौधे एग्जिस्ट ही ना कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड रीफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट after deforestation, yani after removal of forest, is called reforestation. And establishment of forest on a area where no forest was present earlier is called afforestation. लिहाजा सबसे पहले क्या हुई होगी? afforestation. establishment of forest mean forestation. शुरू में वर्ड लगा हुआ ए, where forest was absent earlier. ए मीन एब्सेंट, जहां पर पहले फॉरेस्ट मौजूद नहीं थे, पहले मौजूद ही नहीं थे, यानी ये नहीं कि मौजूद थे काटेगे, वो तो फिर मौजूद थे तभी काटेगे ना। कहते हैं ना, नफी भी तेरे होने का पता देती है, यानी कोई चीज आप किसी का इनकार कर रहे हैं तो मतलब वो चीज थी तो आप इनकार कर रहे हैं ना। मैं कहूँ मेरे पास मोबाइल नहीं है, इट्स मीन मेरे पास कोई मोबाइल कोई चीज है जो नहीं है। मोबाइल कोई चीज है तो नहीं है ना। अगर वो चीज ही नहीं है, वो कहते हैं ना, नफी भी तेरे होने का पता देती है। जो लोग खुदा का कहते हैं इनकार करते हैं, तो उनके बारे में है कि आप खुदा का इनकार करते हैं, इट्स मीन खुदा कहीं मौजूद है तो इनकार करते हैं ना। जो चीज है ही नहीं उनका इनकार कैसे कर सकते? मैं कहूँ कि मेरे पास लोहे कलम पड़ा है, अब मेरे पास तो नहीं, वो दुनिया में तो मौजूद नहीं है, तो मैं कैसे कह सकता हूँ मेरे पास पड़ा? तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसका इनकार नहीं हो सकता। नहीं है ही कोई नहीं, उसका कोई कुछ जिक्र ही कोई नहीं है कहीं भी। तो इसलिए याद रखना कि जो चीज़ होगी उसका हम करेंगे, तो इस मीन कि अगर हम कहीं फॉरेस्ट थे ही नहीं, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर आप फॉरेस्ट लगा रहे हैं किसी एरिया में नंगी जगह पर, तो दैट इज़ कॉल्ड एफॉरेस्ट। तो सबसे पहले जो काम हुआ होगा, जो फॉरेस्टेशन फर्स्ट टाइम हुई होगी, उसको क्या कहेंगे? एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन के बाद लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक जानबूझकर धनस्ता तौर पर या किसी मजबूरी के तहत वो दरख्त काट दिए, इसको कहेंगे डिफॉरेस्टेशन। फिर आपको होश आया कि नहीं फॉरेस्ट लगाना चाहिए, तो वो क्या होगी? रीफॉरेस्ट। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्ट। समझ आ गई? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझ आना, इस पूरे टॉपिक का मेन जो मुद्दा है वो यही है। ये पढ़ाने के बाद फिर अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चीजें हमने लिखनी है। अगेन वही डेफिनेशन लिखनी है, बुक में लिखी हुई है। क्लियरेंस, कोई रिमूव, क्लियर कर देना, खत्म कर देना। वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट, अगेन फॉरेस्ट जब लगाएंगे भी तो वो बड़े पैमाने पर होंगे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्री ऑन वास्ट एरिया इज कॉल्ड फॉरेस्टेशन। यहाँ बाहर में अगर कॉलेज के बाहर 2 दरख्त लगा दूं तो इसका मतलब नहीं है फॉरेस्टेशन कर रहा हूँ। मैं पूरी बेदियां के एरिया में, पूरे किसी एरिया में, किसी भी जगह पर मैं फॉरेस्ट लगा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरेस्टेशन, यानी बड़े पैमाने पर। क्या? तो एक बहुत कई किलोमीटर एरिया, जैसे केपीके में फॉरेस्टेशन हुई है दोबारा से, कि कई किलोमीटर एरियो में दोबारा से जंगल लगाए। चौंगा मंगा फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट लगाए गए। ये एक आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है चौंगा मंगा, जो लाहौर के अंदर बना है। तो क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरिया फॉरेस्ट, वही इतना बड़ा एरिया आप क्लियर कर दें, यानी आपने डीएचए बनाना था तो पूरे फॉरेस्ट खत्म कर दिए। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। एक दो दरख्त काटने से रिन्यूएबल रिसोर्स है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब बड़े पैमाने पर आप काटेंगे तो क्लियरेंस ऑफ वास्ट एरिया फॉरेस्ट किसके लिए क्लियर करते हैं? फॉर लंबर, इमारती लकड़ी, बड़े बड़े जो शतीर बने होते हैं उनको कहते हैं लंबर। प्लांटिंग सबसिस्टेंस क्रॉप्स, यानी बार बार आप क्रॉप्स वहां पर ग्रो कर रहे हैं। तो अक्सर किसी ने खेत उगाना है तो वहां पर बहुत ज्यादा दरख्त हैं, दरख्त का साया होगा तो खेत अच्छा नहीं होता, इसलिए दरख्त काटे जाते हैं। तो आप वहां पर क्रॉप्स उगाने के लिए भी करते हैं, बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए दरख्त काट दिए जाते हैं। और ग्रेजिंग कैटल, फिर वही बात है कि दरख्त डोमिनेट करेंगे तो ग्रासेस कम होंगी, फिर आपको दरख्त काटने पड़ेंगे तो वहां पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम बनेगा, ताकि वहां पर ग्रासेस उग सकें और वो डोमिनेट करें। तो 3 वजह से हम जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉर लंबर, इमारती लकड़ी के लिए, फॉर प्लांटिंग सबसिस्टेंस क्रॉप और फॉर ग्रेजिंग कैटल। इसके अलावा भी बहुत वजूहत हैं जो यहाँ पर डिस्कस नहीं की गई हैं, जैसे जलाने के लिए कर रहे हैं, कोयला बना रहे हैं उससे। काजिज इसकी क्या है? इन डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान देयर इज ए पॉपुलेशन एक्सप्लेन, एक सडन इंक्रीज इन पॉपुलेशन है। 1 से 5 और 5 से फिर 25 हो जाते हैं। एक बंदे के 5, ये तो 5 में कम से कम बता रहा हूँ, केपीके के अंदर 10-10, 12-12 आए। और अभी कल की खबर थी कि
सिंध के अंदर एक 11 बच्चों की माँ ने अपने अशना के साथ पसंद की शादी कर ली। तो 11 बच्चों की वो है उसने एक और के साथ शादी कर ली, तो यानी उसके 11 बच्चे और है गरीब। तो ये सूरत-ए-हाल है कि फिर 10 1 के 10 और फिर उन 10 के 100, यानी ये होती है सडन इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। टू ओवरकम द बेसिक नीड फॉर मोर फूड। अब उन 10 बच्चों को फूड चाहिए होगी, तो किसी ने कहा होगा जंगल बेच के, तो वो कानूनी, गैर कानूनी तौर पर फिर इन कामों में लग जाएँगे। वी आर कटिंग ट्रीज टू मेक वे फॉर एग्रीकल्चर एंड वुड फॉर हाउसेस। तो इन वजह से तो मेन रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, उसी के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। उसके लिए फूड चाहिए, घर बनाने हैं हमने, या फिर हमें लकड़ी घरों में जलाने के लिए चाहिए, तो हम ये सारी, या एग्रीकल्चर ज़राअत के लिए चाहिए। These rapid increase in population growth increases requirement for food and shelter। देखें जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी तो आपको रिक्वायरमेंट फूड भी ज़्यादा चाहिए होगी, और शेल्टर मीन पनाह, पनाह मीन घर बनाने हैं आपने। घर बनाएंगे तो जहाँ पर दरख्त हैं वहाँ पर काट के घर बनेंगे, तो आस्ता आस्ता जंगल खत्म होके शहर। कहा जाता है कि ये जो लाहौर का एरिया है, बिल्कुल ये जितना भी भट्टा चौक और ये शुरू में जो लाहौर होता था, वो मीनार पाकिस्तान, ये शालमी, ये एरिया जो होते थे अंदरून लाहौर, वो मेन लाहौर होता था। ये पूरा एरिया जो जहाँ डीएचए बना है, ये सारे का सारा एरिया था जंगल। अब आबादी के बढ़ने की वजह से आप देखें आपको जंगल नहीं मिलेगा, सारे दरख्त ही मिलेंगे, घर ही मिलेंगे, घर के साथ घर जुड़ा हुआ है। तो ये है मेन रीज़न। इफ़ेक्ट्स क्या हैं? क्या असरात हो सकते हैं डिफ़ॉरेस्टेशन के? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है। दरख्त बहुत से काम करते हैं। आगे हम इसकी इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे। उसमें हम देखेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट या ट्रीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। सॉइल इरोजन से जो हो रही है बहुत ज़्यादा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रही है। आगे हम फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस में पढ़ेंगे कि जो बारिश डायरेक्ट बरसती है, तो जिस स्पीड से बारिश के ड्रॉप्स अबाबिल के लश्कर को छोटी-छोटी कंकर से तबाह किया था। इसके पीछे पूरी साइंस होती है। छोटी कंकर भी आप इतनी बुलंदी से छोड़ेंगे, तो वो जब ज़मीन की तरफ आएगी, ग्रेविटी उसको खींचेगी, उसका मास, मोमेंटम, बिल्कुल उस मोमेंटम बढ़ता जाएगा। स्पीड बढ़ती जा रही है। जितना मोमेंटम वो गर्म भी होती जाती है, हवा की फ्रिक्शन भी उसमें से है। इतनी वो गोली की तरह गर्म हो जाती है, छोटी-सी कंकर भी, और जब वो हाथी को लगेगी इधर से इधर निकल जाएगी। वो गोली का काम करती थी। तो ऐसे नहीं है कि वो इब्रा का लश्कर जो खुदा ने तबाह किया, छोटी-छोटी अबाबील कितनी सी होती है। वो कंकर ज़्यादा से ज़्यादा कितना उठा सकती है? तकरीबन 1 इंच का अगर हम कहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकती है। 1 इंच से हाथी नहीं मरता, ऐसे जितने मर्ज़ी मारते रहो। एक्चुअली वो बहुत बुलंदी पर जाती थी और वहाँ से कंकर छोड़ती थी। इतनी बुलंदी से, इतनी बुलंदी से पत्थर आए ना, तो आपके सर से यहाँ से निकले तो यहाँ से निकल जाए। क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो चुकी होती है और वो इतना हीट अप हो चुका होता है कि आपको गोली की तरह वो निकल जाता है। इस वजह से फिर उसने, यही है कि इतना जब वो बारिश के कतरे भी पड़ते हैं, जैसे अभी आप देखें ओले पड़ रहे हैं, मोटे-मोटे ओले, और बहुत सी लोगों की गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं, उसकी रीज़न यही है कि आप आस्ता-आस्ता से जितने आपके दरख्त होंगे वो आपको बचा लेंगे। दरख्त के नीचे आप पनाह लेंगे। तो सॉइल इरोजन से बचाएँगे, दरख्तों की जड़ें जो होती हैं, दरख्त ये कहीं भी आप देखें रोड बनती है, रोड लैंडस्लाइड होती है। जहाँ-जहाँ रोडें बनी हैं केपीके के एरिये में, आप माली इलाका जात में जाएँ तो लैंडस्लाइडिंग क्यों जहाँ कहाँ-कहाँ हो रही है? जहाँ दरख्त काटे गए। दरख्त काटने से ज़मीन नंगी हो गई है, उसकी रूट्स खत्म हो गई हैं, रूट्स ने बाँधा हुआ था मिट्टी को। अब वो जो एरिया नंगा होगा ना, तो वो वहाँ पर पानी का, जब वो पानी जज़ब होगा तो प्रेशर से वो स्लाइड कर जाएगा। नेक्स्ट जो इसमें है डेज़र्टिफ़िकेशन। आस्ता-आस्ता से सॉइल इरोजन होगी तो दरख्त भी खत्म हो जाएंगे। द डेज़र्ट में जैसे रावी पूरा अब क्या बन गया, उसका सॉइल एरिया जितना भी था, पहले रावी ने पूरे एरिया को काटा, बहुत बड़ा अब सहरा बना हुआ है, वहाँ पर रेत ही रेत आपको मिलेगी। फ्लड आएँगे क्योंकि दरख्त कहीं न कहीं, एक तो इसमें जो ओज़ोन लेयर डिप्लीशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के चांसेस बहुत, उसके थ्रू भी फ्लड आ सकते हैं, और डायरेक्टली भी जहाँ-जहाँ दरख्त हैं तो ये पानी की स्पीड को, बहाव को कम कर देते हैं। तो ये डिफरेंट इसके इफ़ेक्ट्स हैं। कंट्रोल क्या है? वही रिफ़ॉरेस्टेशन आप कर सकते हैं, और एफ़ॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जिसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। कि या फिर उस जगह पर दरख्त दोबारा लगाएँ जहाँ पर दरख्त काटे गए, और फिर वो जगह भी उनका तयन किया जाए जहाँ पर फ़ॉरेस्ट कहीं भी नहीं लगे हैं, और वहाँ पर आप दोबारा से दरख्त लगाएँ। कंक्लूजन क्या है? वो कहता है ट्री प्लांटेशन इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू मेक आवर एनवायरनमेंट नीटर एंड क्लीनर। यानी
आप अगर इन्वायरमेंट को साफ रखना चाहते हैं तो सिर्फ यही तरीका है कि आप दरख्त लगाएं। दरख्त एक कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेते हैं, सारी डस्ट को खींच लेते हैं और आपकी हवा को ठंडा भी कर देते हैं और इसके अलावा इसको बहुत सी गैसेस इसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये आपके एनवायरनमेंट को साफ कर रहे हैं। न्यूमेरियस ह्यूमन एक्टिविटी हैव डिटरमिनेंटल इफेक्ट, यानी बड़ा एक खतरनाक किस्म का उनका इफेक्ट है ऑन नेचुरल कार्बन सिंक। कार्बन सिंक का मतलब होता है जहाँ कार्बन स्टोर होती है, क्योंकि फॉरेस्ट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, इतना टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको कहते हैं। तो जिस एरिया में दरख्त है वहाँ पर ठंड होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि दरख्त क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से अपटेक कर लेते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम होता है और वहाँ पर ठंड होती है। और दूसरा क्या है कि ये कुदरती एयर कंडीशनर है। दरख्त क्या करते हैं, एवापोरेशन करते हैं। एसी की फुहार आपके ऊपर फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से भी टेम्परेचर क्या होता है, कम। तो द ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिक बायोम्स, हमें पता है फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल में या टेम्परेट में कुछ आपको फॉरेस्ट मिले थे, या अल्पाइन एंड बोरियल्स जो हमने पढ़े थे। हैव बीन ग्रेटली रिड्यूस थ्रू हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस, हार्वेस्टिंग मीन फसल उगाने के लिए, एंड एक्सीडेड रेट्स ऑफ रिप्लेसमेंट। तो फिर उनकी रिप्लेसमेंट का जो रेट है वो बहुत कम है, लेकिन जो दरख्त का कटाव है वो बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ ऑल अबाउट डिफॉरेस्टेशन। और नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए जहाँ तक को क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। कंक्लूजन्स में जो बुक में भी लाइनें लिखी हुई हैं वहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। तो बहुत साथ है, कुछ कंक्लूजन तो हमने पढ़ा है। तो शुरू में कि ट्री प्लांटेशन के एक वाइड सॉल्यूशन है कि हम अपने एनवायरनमेंट को साफ कर सकें। फिर बहुत सी ह्यूमन एक्टिविटी के बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंटल फैक्ट यानी मौलिक असरात हैं किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। फॉरेस्ट आर कॉल्ड कार्बन सिंक, चूंकि कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जो फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिक्स और टेम्परेट के, वो उन बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। कम क्यों हुए हैं, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि उसमें लोगों ने फसलों के लिए उनको काटना ज़्यादा शुरू कर दिया और उनकी रिप्लेसमेंट बहुत कम हो गई है। ये फॉरेस्ट बहुत कम लगाए जा रहे हैं और काटे बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। फिर एंड पर जो नेक्स्ट हमने स्लाइड में डिस्कस किया उसके बारे में कि द रिडक्शन हैज़ डिक्रीज द नंबर ऑफ लिविंग ट्रीज दैट थ्रू फोटोसिंथेसिस रिमूव कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड। कि ये जो कार्बन डाइक्स फॉरेस्ट की रिडक्शन है, इन्होंने लिविंग ट्रीज को क्या कर दिया, कम कर दिया, जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को जो फॉरेस्ट एब्जॉर्ब कर लेते वो आस्ता आस्ता खत्म होते जा रहे हैं। तो ये था इसका जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन बुक में लिखा हुआ है, बट इसमें ज़्यादा ज़रूरी जो है वो की डेफिनेशन है डिफॉरेस्टेशन की, कॉजेज उसकी ह्यूमन पॉपुलेशन है, और उसके लिए शेल्टर और फूड के लिए हम दरख्त काट रहे हैं, और इफेक्ट्स हैं सॉइल ओरिजिन है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है और डेजर्टिफिकेशन है। तीन बड़े इफेक्ट्स हैं। और कंट्रोल, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन की डेफिनेशन। तो इन तीन डेफिनेशन को आपने हर सूरत में याद रखना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम यहाँ से आगे